नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बुक 1 का समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। 4th चैप्टर है ये, राष्ट्र आय के आंकलन की विधियाँ, यानी कि जो राष्ट्रीय आय है ना, उसके आंकलन की कौन कौन सी कितने प्रकार की विधियाँ हैं, उनके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। यानी कि सिर्फ विधियों के बारे में ही चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी डिफिनेशंस क्या क्या है उसके बारे में भी हम जान लेंगे कि क्या क्या है आखिरकार। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, क्या क्या कंटेंट है आखिरकार पढ़ने के लिए। पहला हमारा पॉइंट है, जो पहला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ। हम पहले यही पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ किसे कहते हैं, आखिरकार किस प्रकार की थी, उनके बारे में है। और दूसरा है मूल वृद्धि विधि किस प्रकार से थी, दोहरी गणना की समस्या किस प्रकार से थी, आखिरकार उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा है आय विधि प्रचलन अधिशेष के अवधारणा के संदर्भ में किस प्रकार से, उसके बारे में बताया गया है। और चौथा है व्यय विधि। व्यय विधि किसे कहते हैं, आखिरकार किस प्रकार से होती है, उपभोग तथा निवेश व्यय के रूप में अंतिम व्यय वर्गीकरण के संदर्भ में इसके बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या हमारे पास आखिरकार जो है। पहला हमारा टॉपिक जो है दोहरी गणना की समस्या। आखिरकार जो दोहरी गणना की समस्या है किसे कहते हैं, किस प्रकार की होती है, उसके बारे में बताया गया है। हाँ, दोहरी गणना की समस्या का अर्थ ये होता है कि राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय है ना, उसमें आंकलन में जब किसी वस्तु के मूल्य में एक से अधिक, मतलब इसका अर्थ ये है कि किसी वस्तु के मूल्य में जब एक से अधिक वृद्धि होती है ना, या फिर एक से अधिक बार बार गणना की जाती है उसकी, उसे ही दोहरी गणना की जाती, दोहरी गणना कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार करते हैं ना, किसी भी क्रिया को हम बार बार करते हैं, उसे ही दोहरी गणना की प्रक्रिया कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आय अधिक मूल्यांकन के रूप में दर्शाता है, इसलिए इसे दोहरी गणना की समस्या भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो बार बार इसे दोहराया जाता है ना, इससे कहीं ना कहीं एक ऐसी समस्या भी बहुत बड़ी उत्पन्न होती है, इसलिए इसे दोहरी गणना की समस्या भी कहा जाता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कर्मचारियों के परिश्रमिक क्या होते हैं, आखिरकार जो कर्मचारी होते हैं वो किस प्रकार से परिश्रमिक होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में बताया गया है, ये जान लेते हैं। तो देखते हैं क्या है ये। संसाधन द्वारा, जो संसाधन हमारे पास उत्पन्न होते हैं उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की जाती हैं। इसका अर्थ ये है कि जो संसाधन होते हैं कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो उत्पादन की जाती है उन संसाधनों का, और ये प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक हिसाब से साधन सेवाओं के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, और ये भुगतान नगर व्यवस्था कर्मचारियों का परिश्रमिक कराता है। इसका अर्थ ये है कि जिन वस्तुओं का हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक हिसाब से उन उत्पादन अधिक मात्रा में उनका किया जा रहा है, और उन्हें सेवाओं के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं, यही एक हिसाब से परिश्रमिक कहलाता है, कर्मचारियों का परिश्रमिक कहलाता है। अब इसके घटक मान लेते हैं किस प्रकार के। जो परिश्रमिक कर्मचारियों का जो परिश्रमिक होता है ना, मुख्य रूप से दो ही प्रकार के इसके घटक होते हैं। पहला है मजदूरी वेतन, जो पहला आखिरकार जो यहाँ बताया गया है, ये पहला है मजदूरी वेतन, और दूसरा है कर्मचारियों की पेंशन। इसका अर्थ ये है कि जो कर्मचारियों का पेंशन किस प्रकार से दिया गया है, उसके बारे में जो कर्मचारी हो जाते हैं, जैसे कि वो पेंशन जैसे 60 वर्ष के बाद जो होती है पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। जो मजदूरी वेतन उनको मुख्य रूप से जो तय की गई होती है उसके अनुसार उसे उन्हें मिलना चाहिए। प्रचलन अधिशेष किसे कहते हैं, आखिरकार जो ये प्रचलन अधिशेष है क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। उत्पादन प्रक्रिया, इसका अर्थ यह है कि जो उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम को कर्मचारियों का परिश्रमिक का भुगतान करने के पश्चात जो राशि बचती है ना, सॉरी यहाँ बचती लिख दिया, जो राशि यहाँ पर बचती है ना, यहाँ किराया ब्याज लाभ का योग होता है, इसे ही प्रचलन अधिशेष कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो कर्मचारी होता है उसके द्वारा जो भी शेष भुगतान बचता है, यहाँ किराया ब्याज लाभ योग के रूप में जो भी वो बचता है, इसे ही अधिशेष प्रचलन कहा जाता है। आगे देखते हैं मिश्रित आय किसे कहते हैं, आखिरकार जो मिश्रित आय है ना, ये किसे कहते हैं, क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। मिश्रित आय, जो मिश्रित आय में होता है ना, हाँ, मिश्रित आय में स्वनियोजित तथा श्रमिकों की कुल आय, जो स्वनियोजित होती है तथा श्रमिकों की कुल आय के रूप में, तथा अनियमित उद्योगों की लाभ इसमें मुख्य रूप से शामिल होते हैं, इसे मिश्रित आय कहा जाता है। मुख्य रूप से यही एक इसका उदाहरण है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय के मापने की 3 प्रकार की विधियां कौन कौन सी हैं। आखिरकार जो ये 3 प्रकार की विधियां हैं ना राष्ट्रीय आय में,
जिसके बारे में हमने पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि जो 3 प्रकार की विधियां आखिरकार किन विधियों के अनुसार ही जो राष्ट्रीय आय हमारा है उस पर चलता है, वो किन कौन कौन सी विधियां हैं देखते हैं। यह राष्ट्रीय आय को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की विधियां यहाँ पर लाई गई हैं। तो पहला हमारा है उत्पाद विधि। जो उत्पाद विधि है इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरा, इसका आखिरकार इसकी विशेषताएं किस प्रकार से, इसके कितने प्रकार के चरण होते हैं, किस प्रकार के आखिरकार इसके कारण है और कि इसकी विधियां कौन कौन सी है इसके बारे में पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय आय में भी सेम टू सेम वैसे पढ़ेंगे। और तीसरा जो व्यय आय है इसके बारे में भी, व्यय विधि है इसके बारे में हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है उत्पाद विधि। इसका अर्थ क्या है कि जो उत्पाद विधि है किस प्रकार से वस्तुओं का उत्पाद किया जाता है, किस प्रकार से आखिरकार उसका इस्तेमाल किया जाता है, पूरा एक हिसाब से इसका सिस्टमेटिक जो तरीका है ना, चरण के हिसाब से हम इसको स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ते हैं आखिरकार है क्या ये उत्पाद विधि। उत्पाद विधि राष्ट्रीय आय का आंकलन कदम, चरण, अंग के रूप में मापा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो कदम मान लीजिए, चरण मान लीजिए या फिर अंग मान लीजिए, इसे तीनों में से डिफरेंस में से आप ये डिफरेंस दे सकते हैं कि किन किन प्रकार से आखिरकार इनको मापा जाता है। पहला हम ये चरण माप लेते हैं कि आखिरकार जो चरण के उत्पाद विधि है ना, इसको चरण के रूप में किस प्रकार से मापा जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है अर्थव्यवस्था में उत्पादन। जो अर्थव्यवस्था है ना उसमें अधिक मात्रा में उत्पादन इकाइयों की पहचान करना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बांटना, जैसे कि जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र होते हैं, तृतीयक क्षेत्र होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पहले हमने चैप्टर में पढ़ा दिया है कि आखिर जो प्राथमिक क्षेत्र किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से उसमें कार्य शामिल होते हैं, कौन कौन से कार्य नहीं शामिल होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं, कौन कौन से कार्य शामिल नहीं होते हैं। इनके बारे में हमने पहले पढ़ा दिया, तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट हमारा है उत्पादन की मात्रा कीमतों में गुणा और करना, उससे अधिक मात्रा में जो है उससे गुणा करना, ये एक तरह से इसका फॉर्मेट बताया गया है। तथा उसका उत्पादन का मूल्य अधिक मात्रा में ज्ञात करना कि किस प्रकार से उसका जो मूल्य है ना कैसे ज्ञात किया जाता है, कितना मतलब आखिरकार जो गुणा करने के बाद कैसा उसका मूल्य निकलेगा उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा पॉइंट हमारा है यदि उत्पादन का मूल्य नहीं दिया है, आखिरकार जो उत्पादन का मूल्य है ना आखिर मात्रा में, जैसे कि एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु का एक मान लीजिए किसी वस्तु का आप खरीदने जाते हैं, उसका मूल्य नहीं दिया गया है, तो कुल बिक्री में स्टॉक में परिवर्तन करके उसको जोड़ा जाता है, फिर जाकर के उसका मूल्य जो होता है निकल जाता है। और चौथा पॉइंट हमारा है उत्पादन के रूप में 3 उपभोग को घटाना, जिससे कि बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होगी। और पांचवा हमारा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जो बाजार कीमत है ना उस पर सकल घरेलू उत्पाद है में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को, जैसे कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है उसको मूल्यह्रास करके तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाओं को जोड़ना और राष्ट्रीय आय का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आखिरकार जो इस प्रकार की जो एक सिस्टमेटिक तरीके के हिसाब से जो राष्ट्रीय आय है ना, कि राष्ट्रीय आय को किस प्रकार से आखिरकार जो सकल घरेलू उत्पाद है इसको किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से नहीं निकाला जाता है, उसके बारे में बताया गया है। जितने भी इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट है ना उनको हम एपिसोड वाइज लेके आएंगे कि अच्छे से आप लोग को ये थ्योरी वाला पार्ट तो अलग समझ आ जाए, लेकिन जो एक तरह से जो सिस्टमेटिक तरीका है मैथ वाला इंक्लूड, किस प्रकार से मैथ का भी किया जाता है, जो आखिरकार जो ये विधियाँ इनके बारे में बताइए, व्यय विधि कौन सी होती है, आय विधि कौन सी होती है, किस प्रकार से आखिरकार जो विधियाँ बताई गई है उनके बारे में हम एपिसोड वाइज जो वीडियो लेके आएंगे उसमें वो चीज़ रहेगा। तो बेफिक्र रहिए आप लोग कि किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, वो हम करवा देंगे। इसकी सावधानियां क्या क्या हैं, आखिरकार जो सावधानियां इसकी है किस प्रकार से थी उसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है केवल अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय का आंकलन के रूप में शामिल करके दोहरी गणना की समस्या को बचाती है। मुख्य रूप से यही एक कारण है। और इसकी दूसरा पॉइंट हमारा है बिक्री होने वाली वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के आंकलन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो बिक्री होने वाली वस्तुएं हैं ना उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं इसके क्या क्या कारण थे, आखिरकार जो ये कारण क्या थे, किस प्रकार से थे, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा पॉइंट है क्योंकि इसको उस वर्ष के राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया था क्यों जब इसका उत्पादन हुआ था। इसका अर्थ यह है कि जो कोई भी प्रोडक्ट है ना उस प्रोडक्ट को राष्ट्रीय आय में तब शामिल कर लिया जाता है जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है और उसी ईयर या साल में मुख्य रूप से ये उत्पादित करके मार्केट में आ जाती है। लेकिन मान लीजिए वो वस्तु मुख्य रूप से बाद में जा करके बिकती है तो वो बाद में दोबारा से थोड़ी राष्ट्रीय आय में शामिल होगी, वो तो पहले से हो चुकी है ना राष्ट्रीय आय में शामिल। कि राष्ट्रीय आय में शामिल होने का अर्थ ये है
कि जितने भी प्रकार के जो जीएसटीज होते हैं ना, उसमें जो सरकार को इसका भुगतान दिया जा चुका है, मुख्य रूप से यही एक कारण है। और दूसरा पॉइंट हमारा है पुरानी वस्तुओं के व्यापारियों की जो दलाली होती है, कमीशन के रूप में जो कमाते हैं, मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से ये भी एक तरह का बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा पॉइंट हमारा है क्योंकि कमीशन या दलाली से प्राप्त राशि एजेंटों की सेवाओं को पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है। हाँ, मुख्य रूप से उनका यही काम ही होता है, पेशा ये होता है कि जो दलाली लोग होते हैं या फिर जो किसी भी ब्रोकर लोग मान लीजिए या फिर दलाल लोग मान लीजिए या फिर कमीशन एजेंट के रूप में मान लीजिए, जो मुख्य रूप से ऊपर के थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, उनका घर का रोजी रोटी जो भी चलता है, मुख्य रूप से ये भी एक उसका कारण है। आगे देखते हैं, चौथा हमारा पॉइंट है माध्यवर्ती वस्तु के उपभोग को, जो माध्यवर्ती वस्तु है ना, माध्यवर्ती का अर्थ है जो माध्य में स्थित वस्तु है, उसको उपभोग को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना होता है। इसका अर्थ ये है कि जो माध्यवर्ती वस्तु है ना, वो पूरी तरह से अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल कैसे किया जाएगा। राष्ट्रीय आय में शामिल सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को किया जाता है जो अंतिम वस्तुएं होती हैं। मुख्य रूप से जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उन्हीं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो मान लीजिए एक पेंसिल है ना, मुख्य रूप से जो उसकी डिज़ाइन अभी तैयार नहीं हुई है, उसका सही से जो है फिनिशिंग नहीं हुई है, सही से उसका सही से स्ट्रक्चर नहीं तैयार हुआ है, सिर्फ वो पेंसिल के रूप में एक तरह से बनकर आ गई है बस, तो वो अभी तक अनफिट है, मतलब यूज़ करने के लिए। तो एक तरह से माध्यवर्ती वस्तु है। अंतिम वस्तु वो होती है जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, उसकी जो है सरकार के द्वारा जो है जीएसटी भी काटी, उसका एक तरह से पूरी तरह से मूल्य भी तैयार हो चुका है और वो मार्केट में आ चुकी है, उसे ही अंतिम वस्तु कहा जाता है। इसी प्रकार से हमें बताया गया कि जो माध्यवर्ती वस्तु होती है ना, उसको उपभोग को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना होता है। जो माध्यवर्ती वस्तु होती है उसको शामिल करना नहीं होता है। और पांचवा हमारा है माध्यवर्ती वस्तु का मूल्य अंतिम वस्तुओं का मूल्य में शामिल होता है। यस, मुख्य रूप से यही एक पॉइंट हमारा है, जो अंतिम वस्तु होती है वो उसको शामिल किया जाता है, जो माध्यवर्ती वस्तु होती है उसको शामिल नहीं किया जाता है। और छठा है मकान में मालिक, जो मकान का मालिक है, इसमें खुद रह रहा है, उनका भी आरोपित शामिल किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो मकान में मालिक रह रहा है एक हिसाब से उसका भी किसी न किसी प्रकार से कुछ भी बिल के रूप में जैसे होता है भुगतान करता है तो उसको भी शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। और सातवां है क्योंकि मकान का आरोपित किराया, क्योंकि जो मकान का आरोपित किराया है ना, कार्य का एक तरह से भाग माना जाता है। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है आय विधि। आय विधि किसे कहते हैं, आखिरकार किस प्रकार के, आखिरकार जो इसकी गणना कैसे की जाती है उसके बारे में जान लेते हैं कि जो आय विधि है वो कैसी है, किस प्रकार से है। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो चरण किस केंद्र प्रकार के होते हैं। आखिरकार जो आय विधि है, आय विधि है क्या, आखिरकार ये पहले जान लेते हैं कि जो चरण होते हैं किस प्रकार से इसके बारे में बताया गया है वो जानते हैं। आय विधि ऐसे उत्पादन इकाइयों की पहचान करना। इसका अर्थ ये है कि जो ऐसी इकाइयों की पहचान की जाती है इसमें जो साधनों का उपयोग करते हुए जो साधनों को विभिन्न वर्गों में बांटना, आधार तथा कर्मचारियों का पारिश्रमिक परिचालन अधिशेष को निश्चित आय में बांटना, यहाँ भी मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है साधन भुगतान की राशि ज्ञात करना। इसका अर्थ यह है कि जो साधन मुख्य रूप से राशि दी गई है उसका भुगतान राशि को भी ज्ञात करना। विधि द्वारा जो आय विधि है उसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की कौन कौन सी सावधानियां दी गई हैं उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर कि आखिरकार जो सावधानियां हैं वो किस प्रकार से हैं। पहला है हमारा जो टॉपिक है हस्तांतरण को, जो हस्तांतरण है ना, हस्तांतरण को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसका अर्थ यह है कि जो हस्तांतरण मुख्य रूप से है ना, इसमें राष्ट्रीय आय को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, जेब खर्च, बेरोजगारी भत्ता आदि को मुख्य रूप से इसमें इसके उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि जो हस्तांतरण कहते हैं किसको, आखिरकार जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया है। हस्तांतरण का अर्थ ये होता है जो मुख्य रूप से हमें एनजीओ के द्वारा प्राप्त होता है या फिर हमें किसी दूसरों के द्वारा जो पैसे प्राप्त होता है उसको कैसे आखिरकार जो हम राष्ट्रीय आय में शामिल कर सकते हैं, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है। इससे ये हस्तांतरण का एक मुख्य रूप से उदाहरण जैसे कि वृद्धावस्था हो गया, पेंशन हो गया, बेरोजगारी हो गई और जेब खर्च हो गया आदि के मुख्य रूप से इसके उदाहरण फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझाया गया है। इसके क्या क्या कारण थे, आखिरकार जो आय विधि है इसके क्या क्या कारण थे, किस प्रकार से थे, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है आखिरकार। पहला हमारा है क्योंकि हस्तांतरण आय, जो हस्तांतरण आय होता है आपने समझ गया होगा कि हस्तांतरण आय, आप समझ गए होंगे कि हस्तांतरण आय क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में क्या क्या दिया गया है वो है। हस्तांतरण आय के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। गैर कानून आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि चोरी हो गया, जुए हो गया। आदेश के अनुसार एक फॉर एग्जाम्पल के लिए ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है।
और तीसरा पॉइंट हमारा है क्योंकि इस प्रकार की आय का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं होता है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री तथा खरीद पर दिए जाने वाले कमीशन या दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि यहाँ कारण मुख्य रूप से सेवाओं का पुरस्कार के रूप में उसका उपयोग होता है। मुख्य रूप से यही एक कारण है। और चौथा हमारा पॉइंट है आकस्मिक आय। जो आकस्मिक आय है ना, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि लॉटरी होती है, आकस्मिक आय का उदाहरण यही है कि जो लॉटरी होती है, क्योंकि इसके फलस्वरूप कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है। आगे देखते हैं व्यय विधि क्या होती है। अभी हमने आय विधि पढ़ी, किस प्रकार से थी आखिरकार। अब हम व्यय विधि पढ़ते हैं कि व्यय विधि की क्या क्या चरण थे, आखिरकार क्या किस प्रकार की सावधानियां थी और क्या क्या इसके कारण थे। पहले हमें जान लेते हैं कि जो व्यय विधि के चरण थे किस प्रकार से थे आखिरकार। पहला है हमारा ऐसी उत्पादन इकाइयों की पहचान करना। इसका अर्थ यह है कि जो व्यय विधि है ना, इसमें मुख्य रूप से ये भी एक कारण है कि जो इसके उत्पादन इकाइयों की एक तरह से ऐसी पहचान करना जो उपभोग में निवेश पर व्यय करता है। इसका अर्थ यह है कि खर्च करता है अधिक मात्रा में। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार परिवारों को आदेश के रूप में शामिल करती है। इसका अर्थ यह है कि जो सरकार के द्वारा जो बेनिफिट परिवारों को दी जाती है, जो लोगों को दी जाती है, उसके बारे में एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया गया है। और दूसरा पॉइंट हमारा है सभी वहाँ करने वाले इकाइयों को वर्गों में बांटा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो जितने प्रकार के आखिरकार जो उत्पादन की जाती है इकाइयाँ, जो उत्पादन की गई वस्तुएं होती हैं ना, उनको किस प्रकार से कितने प्रकार के वर्गों में बांटा जाता है उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा हमारा है सरकारी अंतिम वस्तुओं उपभोग में। जो सरकारी अंतिम उपभोग, इसका अर्थ ये है कि जो सरकार के द्वारा जो अंतिम उपभोग के रूप में वस्तुओं को लोगों को दी जाती है उसके बारे में बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि जो मतलब वस्तु है उसका अंतिम उपयोग लोग ही करते हैं। सरकार के द्वारा ये पास की जाती है, उसका अंतिम उपयोग जो है वो लोग ही करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और चौथा है निजी अंतिम उपभोग। निजी अंतिम उपभोग का अर्थ भी सेम टू सेम यही है कि अंतिम वस्तु का उपभोग भी लोग ही करते हैं आखिरकार। और पांचवा हमारा पॉइंट है शुद्ध निर्यात सकल घरेलू। जो शुद्ध निर्यात सकल घरेलू पूंजी निर्माण आदि इसमें शामिल होते हैं। मुख्य रूप से एक हिसाब से ये है, एक हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से दिया गया है, समझाया गया है। और छठा हमारा पॉइंट है सभी इकाइयों को करने वाले जो इकाइयों को मतलब एक हिसाब से जोड़कर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन याद किया जाता है। जितने भी प्रकार की न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना, सकल घरेलू उत्पादन हो गया या फिर उत्पाद हो गया, ये बाजार मूल्य हो गया, ये सब के बारे में हम न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे कि जो न्यूमेरिकल की एपिसोड वाली वीडियो आएगी उसमें ये सब हम क्लियर करेंगे आखिरकार। और सातवां है, ये तो सिर्फ एक तरह से उसको कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसकी विधियाँ हैं, उसके नोट्स हैं, किस प्रकार से आखिरकार जो चैप्टर में दिया गया है कंटेंट क्या क्या है, आखिरकार कैसे उनके जो चरण होते हैं, सावधानियां किस प्रकार से बरतनी चाहिए उसको करते वक्त, और क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में बताया गया। और सातवां है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद से मूल्य और सुधार कर को तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय साधन को जोड़कर और राष्ट्रीय आय प्राप्त किया जाता है, आखिरकार जो है ज्ञात किया जाता है। इन न्यूमेरिकल की आखिरकार जो थ्योरी है ना, उसको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके सावधानियां क्या क्या हैं, आखिरकार जो व्यय विधि है इसकी सावधानियां क्या क्या हैं, किस प्रकार से, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा है दुर्घटना से बचाने के लिए। आखिरकार जो दुर्घटना होती है ना, इससे बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए गए आय को शामिल नहीं किया जाता है। आखिरकार जो किए गए आय होता है ना, इसको शामिल नहीं किया जाता है। और दूसरा है सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान। जो सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान होता है ना, हस्तांतरण भुगतान का फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा यही है, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, जो जेब खर्च होता है आदि इसमें मुख्य रूप से शामिल होता है, और इसको भी शामिल नहीं किया जाता है। व्यय विधि में इसको भी शामिल मुख्य रूप से नहीं किया जाता है। ये भी एक तरह से बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके क्या क्या कारण थे आखिरकार, जो व्यय विधि है ना, इसके क्या क्या कारण थे, क्या क्या थे आखिरकार, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा है क्योंकि हस्तांतरण है भुगतान आय से मूल्य वृद्धि में नहीं होता है। पुरानी वस्तुओं की खरीद पर आय को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे उत्पादन वर्ष के राष्ट्रीय में शामिल कर लिया जा चुका है पहले। इसका अर्थ यह है कि जो मान लीजिए एक दुकानदार है, उसके पास 2 महीने पहले की वस्तु पड़ी हुई है, उसने वो वस्तु 2 महीने पहले ही खरीदी है। फॉर एग्जांपल के लिए वो वस्तु जो है ना, उसने 2 महीने पहले ही खरीदी है। इसका अर्थ ये है कि जो राष्ट्रीय आय है ना, जिस समय उसके उत्पादन की
उत्पादन उस वस्तु का उत्पादन किया गया था, उस समय उसको राष्ट्र पूरी तरह से जब अंतिम वस्तु के रूप में उसका उपयोग किया जाने लगा तो उसी समय वो राष्ट्र आय में शामिल कर लिया गया उसी समय। उसके बाद में दोबारा से थोड़ी उसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है क्योंकि यहाँ केवल कागजी दस्तावेज के रूप में अंतिम वस्तु और सेवाओं के परिवार के रूप में संबंध नहीं होता है। और चौथा हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, क्योंकि इन वस्तुओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन के रूप में शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से यही एक हिसाब से कारण है। दोहरी गणना की समस्या किसे कहते हैं? आखिर जो दोहरी गणना है ना, इससे बचाव के लिए किस प्रकार से होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो दोहरी गणना है ना, इसे है क्या, आखिरकार कहते हैं किसको आखिरकार है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टॉपिक हमारा। दोहरी गणना तब उत्पन्न होती है, इसका अर्थ ये है कि जो दोहरी गणना है ना, ये तब उत्पन्न होती है जब सभी उत्पादकों जो सभी प्रकार के उत्पादकों के उत्पादन में जोड़ दिया जाता है, बिना इस तथ्य का ध्यान किए बिना कि उत्पादन के उत्पादकों को दूसरा उत्पादन अंगतों के रूप में किस प्रकार से उसका आखिरकार उपयोग करता है, किस प्रकार से उसका उपयोग नहीं करता है। इसे रोकने के लिए उत्पादकों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को जोड़ा जाता है, ना कि विभिन्न साधनों के उत्पादन को। इसका अर्थ ये है कि जो वृद्धि होती है ना, उसको ही आखिरकार जोड़ा जाता है इसमें जो दोहरी गणना में, और ना कि जो साधन के उत्पादकों के रूप में होता है। मुख्य रूप से इसका एक हिसाब से जो फॉर्मल तरीका है, फॉर्मेट है, उसके बारे में समझाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। मूल्य वृद्धि इक्वल टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग का अर्थ यह है कि यथार्थता वस्तु और सेवाओं पर किया गया आय, किस प्रकार से आखिरकार जो आय है ना वो समझाया गया है यहाँ पे। ये पार्ट दिया गया है ना मूल्य वृद्धि वाला, ये हम याद करेंगे अपने एपिसोड वाली वीडियो में। तो एपिसोड वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जब आएगी तो हमारा जो यहाँ 4th चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके वीडियो के बारे में आप जरूर बताइए किस प्रकार से आपको वीडियो लगी, कैसी आखिरकार। तो हमारे यहाँ 4th चैप्टर जो ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपसे अगली वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।